भारत और नेपाल के बीच अनादिकाल से संबंध हैं। दोनों देशों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति एक समान लगती है, लेकिन चीन के चंद टुकड़ों की खातिर नेपाल ने रोटी बेटी के रिश्तों को दांव पर लगा दिया। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा है कि उसके पड़ोसियों के साथ उसके रिश्ते क्यों खराब होते जा रहे हैं। आज सुबह भारत नेपाल सीमा पर बिहार के सीतामढ़ी के पास फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की जान चली गई और 3 घायल हो गए। भारत सीमा सुरक्षा बल इसको स्थानीय घटना बता रहे हैं, लेकिन सीमा विवाद और नेपाल में संसद से नया नक्शा पास होने के बाद ये एक बड़ी घटना हो जाती है, जिसको संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेपाल सरकार पर चीन का भूत सवार हो गया है और वो भारत के साथ रिश्तों को शर्मसार करने में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पर बड़े पैनल के साथ होगी बड़ी बहस। लेकिन आपने हमारी रिपोर्ट में देखा और अब हम आपको बताना चाहेंगे कि आखिर इस पर बहस क्यों जरूरी है। अगर बवाल मचा है तो सवाल उठेगा लाजमी है, क्या नेपाल, जी हां, क्या नेपाल चीन के बहकावे में आ चुका है? क्या नेपाल भारत के साथ रिश्तों को खराब करना चाहता है? क्या चीन की नजर नेपाल के जरिए यूपी बिहार पर है? क्या भारत नेपाल सीमा विवाद को हवा चीन ने दी है और नेपाल सरकार क्या चीन की कठपुतली बनती जा रही है? नेपाल ने सदियों से खुली सीमा पर आखिर गोली क्यों चलाई? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। देश का सवाल में चर्चा करने के लिए मेरे साथ बड़े वरिष्ठ और विशिष्ट लोगों का पैनल है। अजय कुमार, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और भारत चीन नेपाल के साथ आप लगातार एक मैत्री के संबंध प्रगाढ़ हो इसकी कोशिश में लगे रहे। आपसे बहुत सारे सवाल हैं, पूछा जाएगा अजय जी कि आखिर क्यों नेपाल जो कभी आंखें नहीं मिलाता था, इतनी गर्मी कहां से आई? शीलकांत शर्मा साहब, आप पूर्व राजनयिक हैं, आपको भारत के कूटनीतिक रवैये और रिश्तों की जानकारी है कि आखिर भारत अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को लेकर कैसे आगे बढ़ता है। मेरे साथ मेरे अपने सहयोगी जुड़ेंगे। आशीष सिंह, जी आप स्ट्रेटेजिक अफेयर एडिटर हैं और आप रक्षा के मामलों को भी काफी करीब से जानते हैं। और सीमा पार से कंचन झा, सीमा पार इसलिए बोलना पड़ रहा है कंचन कि आज आपने सदियों पुराने अनादिकाल के रिश्तों की पीठ पर खंजर खोपा है। जी हां, आपसे भी सवाल होंगे। और मेरे साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करते रहे, जी हां, आपने भारत की सेवा की है, ऐसे मेजर जनरल JKS परिहार, आप रक्षा विशेषज्ञ हैं और आपसे जानेंगे कि आखिर लिपुलेख के पास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सड़क का उद्घाटन क्या किया, मानसरोवर के लिए सड़क क्या खोली, नेपाल तिलमिला गया। नेपाल तिलमिलाया या चीन के बहकावे पर नेपाल ने अपना राजनीतिक नक्शा बदलने की ठान ली? इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। लेकिन इस बीच हमारे साथ मेजर जनरल JKS परिहार हैं। परिहार साहब, पहले तो आपने नक्शा बदला, आपने राजनीतिक नक्शे में वो 3 इलाके जो कि भारत के हिस्से में हैं, भारत की जमीन पर है, भारत वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, बुनियादी सेवाएं बढ़ा रहा है, वहां पर सड़क बड़ी कर रहा है, तो उनको आपत्ति है। इसके बाद चीन के बहकावे पर, चीन के कहने पर उन्होंने अपना राजनीतिक नक्शा बदल दिया। नेपाल के जितने नाम, चाहे कोराला हो, प्रचंड हो और OP शर्मा ओली, इन सब का नाता, रिश्ता, इनकी जड़ें भारत में गड़ी हुई हैं। आखिर ये हिमाकत, ये दुस्साहस क्यों? मैं इसमें थोड़ा आपसे अलग वाक्य रखना चाहूंगा कि आखिर क्यों में, अगर वो आपके छोटे भाई हैं तो बड़े भाई के काम भी कुछ होते हैं, तो लगता है कि हमसे कुछ भी चूक हुई है और हमें अपने गिरेबान में पहले झांक के देखना पड़ेगा
कि ये समस्या जो है पिछले 20 साल में बढ़ के यहां तक कैसे आ गई है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस पे एसएसबी जो होते हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में रहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो अगर एसएसबी जो कह रही है वो होम मिनिस्ट्री का ही वर्जन में मानूंगा। हमारा सबसे बड़ा मैं ये बात कहूंगा जो हमसे कमजोर जो चूक हुई है कि नेपाल को टेक इट ग्रांटेड करके लिया गया है। नेपाल को जब से राजशाही बदली है तब टाइम था उसके बाद से कि भारत को नेपाल में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था, नेपाल में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ज्यादा उसमें अफेयर होने चाहिए थे, वो नहीं हुए हैं। आज चाइना जो है जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है 29 बिलियन रुपीज उनके इन्वेस्टमेंट हुए, आपके 8 बिलियन जा रहे हैं। दुनिया भर के 200 कंट्रीज 200 बिलियन जो है वो करीब 50 कंट्रीज का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं उसमें हम फेल हुए हैं और इस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे काम किए, मगर ये नेबर कंट्रीज के साथ में जो हमारी पॉलिसीज है। जल साहब, आपका जो तजुर्बा है उसके सामने मेरा एक छोटा सा सवाल है। सवाल ये कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हैं या चीन ने जो टुकड़े फेंके हैं वो हमारे रिश्तों पर ज्यादा भारी पड़ गए? जल साहब, नहीं, वो भारी अब इसलिए पड़ रहे हैं कि हम पिछले 10 साल से कुछ कर ही नहीं रहे। 2015 में जब वहां पे भूकंप आया है उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई उसमें ज्यादा वो इनिशिएटिव ले ही नहीं रहे, वो उनको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप लड़ाई की बात नेपाल से करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि 5 साल बाद आपकी बॉर्डर पे जो है यहाँ पे एलओसी टाइप का अफेयर हो जाएगा। तो वो आपको सोचना है कि आप कैसे, आज नेपाल का आया है कल भूटान आएगा। इंदिरा गांधी ने सिक्किम बचा लिया, नहीं तो सिक्किम भी आज ही आ रहा था। आप बर्मा की सोचिए, नेपाल की सोचिए। भारत सरकार को अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। जी जल साहब, इसको लेकर मुझे लगता है कूटनीतिक प्रयास लगातार सरकार के जारी हैं। सरकार के जारी हैं। पत्रकार हैं, मेरे साथ मेजर जनरल परिहार हैं। जल साहब, मुझे एक कहानी याद आती है। वो कहानी फील्ड मार्शल मानिक शाह साहब की थी। मानिक शाह साहब ने कहा था कि अगर कोई सैनिक ये कह दे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, जागरूक है, उनको मालूम है। कंचन, आप रुकिए, मेरा सवाल मेजर जनरल परिहार से। उनका कहना था कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो केवल गोरखा ही हो सकता है। ये कैसी बिसात बिछा रहा है नेपाल, जिस गोरखा को लेकर अंग्रेजों ने हिटलर से दो हाथ किया था, आज नेपाल किस राह पर चल पड़ा है? मेजर जनरल परिहार। गोरखा रेजिमेंट के साथ में मैं काम कर चुका हूं। 83-85 में मैं उनके साथ में रहा हूं और मैं जानता हूं कि और उसके बाद 89 में फिर मैंने देखा है। डिप्लोमेसी की बात आप करते हैं, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल एंड अदर टाइप ऑफ डिप्लोमेसी जो है वो यहां डिस्कस नहीं की जा सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट 2015 में मैं उसको हैंडल कर रहा था और मुझे पता है कि भारत ने उसमें कितना काम उसमें किया था। पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट जो होते हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनके साथ में आपको लाइजन रखना पड़ता है और ये बखूबी अब 1992 तक इंडियन एम्बेसडर नेपाल में जो थे वो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, पब्लिक कॉन्टैक्ट सब में काफी इफेक्टिव रोल अदा करते थे। उसका स्टेटस जो एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर माना जाता था। प्रोबेबली हमसे अब हमें वापस उसी तरह की बातों को दोबारा दोहराना पड़ेगा और ये ऐसा इतना बुरा हाल नहीं हुआ है कि ये दोबारा रास्ते पे नहीं आ सके, पर इसमें थोड़ी समझदारी की और ज्यादा जिम्मेदारी से काम करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि सरकार अब इन तमाम बातों को समझेगी और वही बातें जो पहले हुई हैं उनकी रास्तों में दोबारा चल के नेपाल और भारत के रिश्तों को उसी दौर में पुनः लाने के लिए कोशिश करें। जनरल परिहार, यही मेरी जल साहब, कूटनीतिक तौर पर कहीं नेपाल तो चूक नहीं कर रहा। ओपी शर्मा ओली कहीं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली जो कहावत है, शीलकांत शर्मा साहब दोनों कर रहे हैं। कंचन, आप जुड़े लेकिन आप बोलने में शर्माते रहे या किसी दहशत और डर के कारण नहीं बोल पाए, इसका मुझे खेद है। कम से कम पड़ोसियों पे तो नाज करते। हम अब भी कहते हैं जी हाँ, वो मेरे चेहरे पर नफरतें लाया तो था। मैं आपके लिए कह रहा हूं कंचन, वो मेरे चेहरे पर नफरतें लाया तो था। मैंने हाथ छूमा और बेबस कर दिया, फिर भी हम कोशिश करेंगे। मुझे यह भी पता है तुम मेरी पीठ पर खंजर उतारोगे, अगर नजरें मिलेंगी तो कैसे मारोगे।
देश का सवाल में अजय कुमार जी, आशीष सिंह, मेजर जनरल JKS परिहार, शीलकांत शर्मा साहब और कंचन, आप नेपाल से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।